हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश और क्षेत्र का आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेट। एक ऐसा प्लेट है जो अनंत विस्तार में है, मीन्स हमका उसका लंबाई चौड़ाई ये सब ज्ञात नहीं है। उस इनफाइनाइट प्लेट के कारण जो अनंत विस्तार का आवेशित चादर है वह प्लस क्यू आवेश से, अगर क्यू आवेश से आवेशित है तो उसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन के द्वारा। यहाँ पर गॉस के नियम का प्रयोग करके, गॉस का जो स्टेटमेंट था उसका प्रयोग करके हम किसी अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ये परीक्षा में क्लास 12th के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। गॉस लॉ और उसके जो एप्लीकेशन होते हैं, इसके पहले हमने गॉस लॉ और गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए किसी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था, जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आप उसको देखना चाहते हो उस वीडियो को तो देखिए। अगर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा है अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। कैसे हम ज्ञात करेंगे? मान लेते हैं हमारा एक अनंत विस्तार का एक आवेशित चादर है, जिसमें ये प्लस क्यू आवेश से यहाँ पर धनावेशित है, सब यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। आप देख रहे हैं धनावेशित चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए, यहाँ पर ऐसे कट शेप में बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि अभी आगे भी हमारा ये प्लेट है, अभी एंड नहीं हुआ है। इसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। हमको पता है कि गॉस लॉ के स्टेटमेंट में ही दिया गया है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो जो हमारा इक्वेशन आया था वह था फाई = Q/ε0, और ये जो आवेश है ये किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो गॉस लॉ के प्रयोग करने से पहले हमारा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि जब तक हम बंद पृष्ठ नहीं मानेंगे तब तक हम गॉस लॉ को प्रयोग नहीं कर सकते हैं कहीं पर। तो इस अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने ये मान लिया, क्या मान लिया, कि यह एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। यह एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, जो इस आवेशित चादर के आर पार है। मतलब कह सकते हैं कि इसका कुछ भाग मेरे सामने की ओर है और इसका कुछ भाग पीछे की ओर है, और बीच में ये समतल चादर है। जैसे समतल चादर है, उस समतल चादर के बीच में ये ऐसे हम मार्कर उसमें डाल देते हैं, तो आधा यहाँ पर आपका समतल चादर रहेगा, ये मार्कर उसके आधा उस पार रहेगा और आधा इस पार रहेगा। तो इसी रूप में यहाँ पर हमारा ये लंबवृत्तीय बेलन भी है, जो इस एक समान आवेशित समतल चादर में आर पार रखा गया है। ये हम गॉसियन पृष्ठ है हमारा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 सरफेस हैं, एक S1 है, एक ये S1 सरफेस है, ये वाला हमारा S2 सरफेस है, और जो एक राउंडिंग वाला इसका सरफेस होता है जिसको हम S3 सरफेस कह सकते हैं, ये जो हमारा है वो S3 सरफेस है। तो 3 प्रकार के यहाँ पर सतह हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। तो इसकी सहायता से, ये लंबवृत्तीय बेलन का जो गॉसियन पृष्ठ है, इसकी सहायता से हम इस समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? पहले यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा
क्या मानेंगे, माना एक अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर है या इसको हम सीट भी मान सकते हैं, चादर है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा इक्वल टू Q/A है। मीन्स कह सकते हैं कि इस जो आवेशित समतल चादर है इसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश है वो सिग्मा है, और हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होते हैं उसी को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो चादर है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ये मान लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के सरफेस हैं, एक S1 है, एक S2 है और एक S3 है। तो कैसे इसको हम हल करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये हमारा आवेशित समतल चादर है। हम जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित है, आप पूरा धनावेशित दिखाया गया है, तो निश्चित रूप से इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। अब जैसे ये समझें कि ये हमारा एक आवेशित चादर है, हाथ हथेली जो है, अगर ये एक समान रूप से आवेशित है, अगर ये एक समान रूप से आवेशित है और इसके अंदर कोई लंबवृत्तीय बेलन है, जैसे यहाँ पर ये मार्कर है, ये यहाँ पर मार्कर है जो आधा इसके इस पार है और आधा इसके इस पार है। तो हम जानते हैं कि इस मार्कर में 3 सरफेस हैं, एक ये आगे वाला सरफेस, एक ये पीछे वाला सरफेस, और इसका जो एक राउंडिंग सरफेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक राउंड वाला सरफेस। ये 3 प्रकार के इसमें सरफेस हैं, जिसको हमने S1 माना है, S2 माना है और S3 माना है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हथेली है या पॉजिटिवली चार्ज पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर बाहर की ओर होगी और इधर भी बाहर की ओर होगी। अगर इस पृष्ठ को हम देखना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है उधर से देखेंगे, तो इस कारण इसका जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी बाहर की ओर होगी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यहाँ से बाहर की ओर होगी, अर्थात दोनों के बीच में कोण 0 अंश होगा और E और A दोनों की दिशाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो इसका पृष्ठ है, इसको इस पॉइंट को हम देखना चाहते हैं तो सदैव आगे से देखेंगे। मंस कह सकते हैं कि ये जो पृष्ठ है इसकी दिशा सदैव इस दिशा में होगी, और ये पॉजिटिवली चार्ज पृष्ठ है, इसके कारण जो इसका वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा भी बाहर की ओर होगी। तो कह सकते हैं कि S1 पृष्ठ के लिए भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों समान है, इसलिए यहाँ पर भी थीटा बराबर 0 अंश ही होगा। अब तीसरे सरफेस के लिए देखें, यहाँ पर S3 के लिए, तो जब हम S3 के लिए यहाँ पर देखेंगे तो इस पृष्ठ को अगर हम देखना चाहते हैं, इधर वाले को देखना चाहेंगे तो इधर से देखेंगे, इधर ऊपर देखना चाहेंगे तो इधर से देखेंगे, इधर से देखना चाहेंगे तो इधर, कोई भी पृष्ठ देखना चाहेंगे तो हमेशा हम या तो इधर से देखेंगे, या तो ऊपर से, या तो इस साइड से, या तो नीचे से। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है, और अगर चाहे हम इधर से देखें या फिर इस साइड से, या फिर इस साइड से, या फिर नीचे से, तो हमेशा थीटा बराबर 90 ही बनेगा। मतलब तीसरे पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो वहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, वहाँ दोनों के लिए थीटा बराबर 90 होगा। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा देंगे, तीनों के कारण फ्लक्स निकाल करके हम जोड़ लेंगे, फिर गॉस के नियम का अनुप्रयोग कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, जो मेरा रिक्वायर्ड फार्मूला है वो आ जाएगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं कि मान लेते हैं कि एक यहाँ पर अल्पांश अवयव है,
यहाँ पर एक अल्पांश अवयव मान लेते हैं इसके पृष्ठ पर। अगर ये अल्पांश अवयव है, इसको सदैव हम इस साइड से देखेंगे तो इसकी दिशा ये हो जाएगी, इसकी दिशा ये हो जाएगी, ये वाली हमारी ds की दिशा हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वैद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा भी बाहर की ओर होगी। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी क्योंकि यहाँ से निकल रही हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ अगर यहाँ से निकल रही हैं पॉजिटिवली चार्ज से तो जाहिर सी बात है कि बाहर होगी। अगर यहाँ दोनों से हम देखें तो थीटा बराबर 0 अंश होगा, थीटा बराबर 0 अंश होगा क्योंकि दोनों अक्ष एक दूसरे के समांतर हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पर S2 के लिए जिस प्रकार से हमने बताया कि यहाँ पर अगर हुई हम कोई पृष्ठ माने हैं, इस पृष्ठ की दिशा जो होगी वह इस साइड में होगी ds की दिशा, और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की तरफ, उसकी भी दिशा यहाँ पर बाहर की ओर होगी। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर भी थीटा बराबर 0 अंश ही है। S3 के लिए हम समझ लेते हैं। S3 को जब हम भी देखेंगे तो अगर इस वाले ऊपर वाले सरफेस को देखेंगे तो अगर यहाँ पर हमारा सूक्ष्म अवयव हम लोग माने हैं तो इसको हम सदैव ऊपर से देखेंगे, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर ये वाली है, तो इसके लिए जो थीटा बराबर हो जाएगा, इसके लिए थीटा बराबर 90 हो जाएगा। मीन्स कहें तो S1 और S2 पृष्ठ के लिए थीटा बराबर 0 अंश है और S3 पृष्ठ के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री है। उसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आराम से बातें क्लियर हो जाएंगी। हम कहते हैं S1 पृष्ठ के कारण, S1 पृष्ठ के कारण S1 पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स S1 पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स हमारा आ जाएगा φ1 इक्वल टू इंटीग्रल S1 पृष्ठ का निकाल रहे हैं E इंटू ds cos थीटा, इंटू ds cos थीटा। थीटा बराबर 0 अंश है और cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है। तो हमारा आ जाएगा φ1 इक्वल टू समेसन S1 और E ds, समेसन S1 E ds। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम याद करते हैं S2 पृष्ठ के कारण, S2 पृष्ठ के कारण, S2 पृष्ठ के कारण फ्लक्स। अगर हम S2 पृष्ठ के कारण यहाँ पर याद करेंगे तो हमारा आ जाएगा φ2 इक्वल टू S2 का निकाल रहे हैं E ds cos 0 अंश। S2 के लिए भी थीटा बराबर 0 अंश है, cos 0 अंश की वैल्यू 1 आ जाएगी। φ2 के लिए भी आ जाएगा समेसन S2 और E इंटू ds। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया जो कि S2 के कारण प्राप्त हुआ है। तीसरा हम देखते हैं S3 पृष्ठ के कारण, S3 पृष्ठ के कारण, S3 पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स, S3 पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स। तो हमारा आ जाएगा φ3 इक्वल टू समेसन S E ds cos थीटा। S3 के लिए cos 90 है, S3 के लिए यहाँ पर cos 90 है, तो φ3 आ जाएगा समेसन S E ds cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। जैसे ही 0 रखेंगे तो φ3 की वैल्यू पूरी आ जाएगी 0। इसका मतलब कि तीसरे पृष्ठ के कारण हमें कोई भी फ्लक्स प्राप्त नहीं होगा, तीसरे पृष्ठ के कारण हमें कोई भी फ्लक्स प्राप्त नहीं होगा। अब हम देखते हैं अब क्या करेंगे। अब तीनों फ्लक्सों को हम जोड़ लें। तीनों फ्लक्स को जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स φ1 φ इक्वल टू φ1
प्लस φ2 और प्लस φ3। φ3 तो 0 है और φ1 φ2 की वैल्यू पता है। φ इक्वल टू आ जाएगा समाकलन S1 EDS और प्लस S2 EDS। S1 और S2 पृष्ठ समान है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं φ इक्वल टू समेसन ई, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 EDS। φ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2E बाहर हो जाएगा और समाकलन DS। समाकलन DS क्या होगा? अल्पांश अवयव हमने ये माना है, ये हमारा ये अल्पांश अवयव यहाँ पर है। अगर इसका हम संपूर्ण पृष्ठ निकालें तो ये बढ़कर पूरा संपूर्ण पृष्ठ ये वाला हो जाएगा और इस संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को हमने ए माना है। इसका मतलब फाइएस का जो इंटीग्रल होगा, ds का जो इंटीग्रल होगा वह a के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो φ इक्वल टू आ जाएगा 2EA। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम गॉस लॉ का यहाँ पर प्रयोग कर दें। गॉस के नियम से φ इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। Q अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 4। अब हम समीकरण 3 और 4 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा, तो आ जाएगा समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से तो आ जाएगा 2EA इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E इक्वल टू आ जाएगा Q अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हमें Q को हटाना पड़ेगा क्योंकि हम अनंत विस्तार का निकालना चाहते हैं, और जब ये चादर बहुत बड़ा है तो अभी जो मेरा निकल रहा है Q वो इतने के कारण कि इसने जितना हमारा ये लंबिती बेलन के द्वारा घिया गया पृष्ठ है उसमें Q की वैल्यू दे रहा है, जबकि ऐसा तो नहीं, ये पूरे हमें इस पृष्ठ के कारण निकालना है तो Q को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। और Q हमारा यहाँ पर कैसे रिमूव होगा? तो यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपान A। यदि सिग्मा इक्वल टू Q अपान A है तो हम कह सकते हैं Q इक्वल टू सिग्मा A। अगर यहाँ पर Q इक्वल टू हम सिग्मा A रख दें तो हमारा आ जाएगा सिग्मा A अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ये अनंत विस्तार के आवेशी चादर के कारण। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का ये जो टॉपिक था, ये अनंत विस्तार के किसी समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो वैद्युत क्षेत्र आता है E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा जिस चादर को हम लिए हैं उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है चार्ज का, और यहाँ पर एप्सिलॉन को हम सबको पता है कि यह निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो अनंत लंबाई का समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र है वह 2 और एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, सीधा केवल सिग्मा पर है। पृष्ठीय आवेश घनत्व ज़्यादा रहेगा तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा रहेगा। ये एक कॉमन चीज़ है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कब ज़्यादा होगा? जब इसके कम ही क्षेत्रफल में ज़्यादा आवेश पाए जाएंगे। अब जब ज़्यादा आवेश कम ही क्षेत्रफल में आएंगे तो साधारण सी बात है, हम समझ सकते हैं कि उसका वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास था जिसमें हमने जाना कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन के प्रयोग करते हुए, गॉस लॉ का प्रयोग करते हुए अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब इसी में हम थोड़ा ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा एक प्लेट है, अगर 2 प्लेटें एक साथ रखी गई हों, एक पॉजिटिवली चार्ज हो एक निगेटिवली चार्ज हो, एक धनावेशित हो और दूसरा ऋणावेशित हो, तो उसके कारण क्या वैद्युत क्षेत्र होगा? क्योंकि इस टॉपिक की अगले वाले जस्ट सेकंड चैप्टर में हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम पढ़ेंगे कि वैद्युत विभव और संधारित्र, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी उस वाले बात की। तो इसके लिए आप
आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और इसके बाद फिर आगे वाला टॉपिक हम देखते हैं कि अगर दो समांतर प्लेटें हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज एक निगेटिवली चार्ज है, तो उसका हम वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं कि अगर दो आवेशित प्लेटें, एक जो कि धनावेशित है और एक ऋणावेशित है, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रख दी जाती हैं, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसके द्वारा जो फार्मूला प्रयोग होगा उसको आगे वाले जो चैप्टर होगा, जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, सेकेंड चैप्टर होता है फिजिक्स का, उसमें हम इसका उपयोग करेंगे। इसकी सहायता से किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे, जो कि होता है पैरेलल प्लेट का समांतर प्लेट संधारित्र का। तो इसलिए यहाँ पर इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको जानना जरूरी है कि कितना फ्लक्स, कितना वैद्युत क्षेत्र अगर दो लोग एक साथ होते हैं तब उत्पन्न होता है। और ये भी जानना है कि इसके अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके बाहर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा और इस प्लेट के बाहर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी कैलकुलेट करनी बहुत आवश्यक है। तो हमारे साथ बने रहिए और लास्ट तक देखिए किस प्रकार से ये हम ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला जो प्लेट है वह पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित है, और यहाँ पर जो दूसरा है वो ऋणावेशित है, ये निगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर ये निगेटिवली चार्ज है। अब हम कैसे यहाँ पर इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो हम यहाँ पर दो पॉइंट पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर P है जो इसके मध्य में है, और Q पॉइंट एक बाहर मान लेते हैं ना। जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर निकलेगा वही वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर भी निकलेगा, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम रहेगा। तो हम एक अंदर पॉइंट P मान लेते हैं और बाहर पॉइंट Q मान लेते हैं। दोनों पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। ये भी मान लेते हैं कि जो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा उसको हम E1 कहते हैं, और माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा उसको हम E2 मान सकते हैं। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर उसको हम देखते हैं कि ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र E1 है, तो हम जानते हैं कि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। ध्यान रहे कि दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगी तो फिर प्रभावित होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिल सकता है जो यहाँ के सूत्र में आएगा। तो इसलिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, ये प्लस आवेशित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। तो अगर हम ज्ञात करें कि अगर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र E1 है तो यहाँ पर बाहर की ओर होगा, इसका मतलब ये E1 की दिशा है। यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, ये E1 की दिशा है। क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए यहाँ का भी वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, जिसको हम E1 मान लेते हैं। ये तीनों स्थान पे जो E1 आया है ये पॉजिटिव प्लेट के कारण आया है। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसके लिए बाहर, इसके लिए बाहर और इसके लिए भी, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर। अब यहीं पर यह है कि अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ की तुलना में यहाँ का आवेश बहुत घट जाएगा, या फिर E2 की तुलना में E1 का आवेश कम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर अलग अलग तरीके से वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होने लगेगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि अगर ये जो नेगेटिवली चार्ज है, ऋणावेशित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र को अगर हम E2 माने तो हमको पता है कि E1 और E2 यदि दोनों समान रूप से, जितना ये धनावेशित है ठीक उतना ही आवेश ये ऋणावेशित हो, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको अगर हम E2 मान लेते हैं तो E2 ये निगेटिवली चार्ज है, ऋणावेशित है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा E2 होगा वह अंदर की तरफ होगा। यहाँ पर जो E2 की दिशा होगी वह भी इसके और अंदर की तरफ होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, E2 की दिशा हो जाएगी। और यहाँ पर इसके लिए जो भी इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर होगी वह भी E2 होगी। तो ये हमने प्राप्त कर लिया। यदि दोनों प्लेटें समान रूप से आवेशित हैं, जितना ये पॉजिटिवली चार्ज है उतना ये नेगेटिव चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि परिमाणात्मक रूप से
परिमाणात्मक रूप से E1 इक्वल टू E2 होगा। E1 इक्वल टू E2 होगा। कब ऐसा होगा? जब E1 और E2 जब दोनों प्लेटों में आवेश वितरण समान हो। आवेश वितरण क्या होगा? सिग्मा समान हो, दोनों के लिए समान हो, ऐसा होगा। परिणात्मक रूप से E1 और E2 बराबर होगा, E1 बराबर E2 होगा जब जितना ये इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसका भी उतना पृष्ठीय आवेश घनत्व हो, तो दोनों बराबर होंगे। अगर ऐसा होता है तो अभी हम किसी समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालें। समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र अभी हमने निकाला, वह आया E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अभी ये फार्मूला निकला। तो अगर हम अब P बिंदु पे निकालें, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, तो अगर P बिंदु के लिए पर वैद्युत क्षेत्र निकालें तो हमारा E1 इक्वल टू आ जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दोनों के लिए समान है, बाकी 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो E1 इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा धनावेशित प्लेट के कारण। और इसी प्रकार E2 बराबर क्या आ जाएगा? E2 इक्वल टू भी इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व सेम है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा ऋणावेशित प्लेट के कारण। अब अगर हम P बिंदु पर देखें तो जिस दिशा में E1 है उसी दिशा में E2 है। हम जानते हैं कि अगर दो सदिश राशियां की दिशा एक समान है, जैसे E1 और E2 दोनों वैद्युत क्षेत्र है और दोनों की दिशा समान है, तो इनका जो परिणामी आएगा वह दोनों के योग के बराबर आएगा। कहेंगे बिंदु P पर E1 और E2 की दिशा समान है, इसलिए E1 और E2 की दिशा समान है, इसलिए परिणामी E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो हमें मिल जाएगा E इक्वल टू E1 की वैल्यू है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें मिल जाएगा E इक्वल टू 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और हमें जो मिल जाएगा वह E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमें प्राप्त हो गया दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम बिंदु Q की बात करें कि बिंदु यहाँ पर P पर था, अब बिंदु Q की बात करें, बिंदु Q पर दोनों या फिर ऐसे लिख दे E1 और E2 की दिशा विपरीत है। यदि E1 और E2 की दिशा विपरीत है
तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा वह इक्वल टू बाहर बिंदु पर E1 माइनस E2, तो इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर इक्वल टू 0 आ गया। मतलब हमें ये प्राप्त हो गया कि अगर दो हमारे पास विपरीत आवेशित प्लेटें हैं जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर हैं, तो इस स्थिति में इनके बाहर वैद्युत क्षेत्र प्राप्त नहीं होता है, अर्थात दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। और यह इनके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र पाया जाता है, इनके अंदर ही वैद्युत क्षेत्र पाया जाता है, और वह वैद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के कारण जो उत्पन्न हुआ वैद्युत क्षेत्र होता है, दोनों के योग के बराबर होता है। फिर से पॉइंट नोट करने वाली बात है, न्यूमेरिकल में भी यूज होगा कि अगर दो प्लेटें हैं जो विपरीत आवेशित हैं, तो उनके कारण प्लेटों के बाहर दोनों तरफ कोई भी वैद्युत क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो वैद्युत क्षेत्र है E1 और E2 दोनों की दिशा विपरीत है। जबकि दोनों प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के योग के बराबर होगा, और जो कि हमारा आया है इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसने हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से आप ऐसे समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आपको इसमें कुछ भी समस्या आ रही है समझने में, तो बेशक कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, और कमेंट में जो भी आपको नहीं आता है वो डालिए, हम उसको आपको पूरा आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने वीडियो को पूरा देखा। और अगर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, ताकि हमारा भी आत्मविश्वास बढ़े कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, और हम और अधिक आपके लिए इम्प्रूव कर सकें। यदि आपको चाहता हो तो अगर कोई अलग सी वीडियो आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे, तो वो भी कमेंट सेक्शन में डालें, उस पर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपके लिए वह हेल्पफुल रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ ऐसे बने रहिए। थैंक यू।